नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं। हम इस समय ऋषिकेश में हैं, एम्स ऋषिकेश। यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि ये हिस्सा भी, जैसे आप भारत के दूसरे हिस्से देख रहे हैं, कोविड से संक्रमित लोगों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हम रुड़की के, हरिद्वार के दूसरे दूसरे इलाकों में गए तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि वो इलाज का आखिरी रास्ता बचता है ऋषिकेश में मौजूद एम्स। हम यहाँ के ईएनटी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, मैं और मेरे साथी जेरी, और मेरे साथ डॉक्टर अमित कुमार जो हैं वो ईएनटी सर्जन हैं जी। और म्यूकर के केसेस के साथ जूझ रहे हैं इन दिनों। म्यूकर यानी ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस, और उसके केसेस के साथ जूझ रहे हैं आप इन दिनों और ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर अमित, हमें म्यूकर की ज़मीनी हकीकत, वो आपने जूम इंटरव्यू ललन टॉप पे देखे होंगे, बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे दुनिया भर में कैसे इलाज हो रहा है वो सब भी आए हैं, लेकिन ज़मीन पे इलाज कहाँ से किया जा रहा है, किस तरह की दिक्कत, किस तरह की मनोवैज्ञानिक दिक्कतें आ रही हैं चिकित्सकों को, पेशेंट्स को, इन सबको समझना होगा। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सबसे पहले बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर अमित, ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल म्यूकर के केसेस का इनफ्लो कितना है, कितने केसेस ब्लैक फंगस के दिखाई दे रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग में हमने एम्स ऋषिकेश में 30 अप्रैल को पहला सर्जरी किया था म्यूकर माइकोसिस का। तो 30 अप्रैल से लगभग 12 मई तक हमारे पास तकरीबन 1 या 2 केसेस दिन में रहते थे, और बाय 12 मई के बाद एकदम हमारा इनफ्लो बढ़ गया। तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 पेशेंट पर डे आने लगे। तो एक दिन बीच में हमारा जो लास्ट सैटरडे था, उस दिन हमारा मैक्सिमम इनटेक था 17 पेशेंट, 17। तो ऑन एन एवरेज लास्ट 2 हफ्ते से, और मैं कहूँ कि डेली 6 to 7 पेशेंट्स हमारे पास डेली आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे पेशेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। कोई अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है, कोई लेट स्टेज में पेशेंट आता है, और कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कोविड की परेशानियां भी ख़त्म नहीं हुई होती हैं और साथ में म्यूकर माइकोसिस हो जाता है। कोविड पॉजिटिव है, फिर म्यूकर भी हो गया उसमें। जी, अभी जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं वो, उनको यही हिस्ट्री है कि उनका कोविड पॉजिटिव था। कोविड पॉजिटिव उनको 1 महीना पहले रहा है या 15-20 दिन पहले लिया रहा है, जिसके लिए उन्होंने इलाज लिया, और इलाज के बाद उनको ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है इस डिज़ीज़ के बारे में, तो लोग काफ़ी जल्दी अब हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी सुबह से अब तक कम से कम 4 मरीज़ आ चुके हैं हमारे पास। 4 मरीज़ आज भी 4 आ चुके हैं सुबह 8 बजे से अभी तक। तो अभी नाइट भी है, बाकी है। तो हमें लगता है कि आज भी कम से कम 7 से 8 पेशेंट आएंगे हमारे पास। अच्छा, जी। मतलब अभी म्यूकर के केसेस, कोविड के केसेस से ज़्यादा म्यूकर के केसेस आई गेस पर डे इस समय आने लगे होंगे। नहीं, कोविड के केसेस भी आ रहे हैं हमारे पास। कोविड के जैसे हमारे अलग बेड्स हैं और म्यूकर के अलग बेड्स हैं। हमने जैसे ही म्यूकर के बारे में जैसे ही स्टार्ट हुआ राइज़ करने के लिए, तो हमने अलग से एरिया एक डिमार्केट कर दिया जहाँ पे हम म्यूकर के पेशेंट को ही डील करते हैं। कोविड के पेशेंट अभी आ रहे हैं। कोविड के पेशेंट्स जो हैं, आल्दो डाटा कम, मतलब डेली बेसिस पे पेशेंट कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोविड की वजह से जो सीवियर कोविड हैं या जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो पेशेंट भी अभी आ रहे हैं। तो डेफिनेट उनका नंबर ज़्यादा है, अभी म्यूकर इतना नंबर नहीं है एज़ कंपैरिजन टू कोविड केसेस का। म्यूकर के जो वार्ड होते हैं, जी। मतलब मैं यहाँ बता दूँ, शिकायती लहजे में कह रहा हूँ कि हम लोगों को, मतलब ये जाहिर सी बात है, शिकायत ही क्या करें, मजाक था वो। मतलब हम लोगों को सेफ्टी रीजंस की वजह से, दूसरे मरीजों की सेफ्टी की वजह से हमें कहा गया कि आप म्यूकर के वार्ड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन म्यूकर स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बाहर से आ रहे हैं, तमाम इन्फेक्शंस के खतरे उनको ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा प्रोन भी हैं इस समय खतरों को लेकर। तो डॉक्टर अमित, म्यूकर के केसेस को लेकर वार्ड की स्थिति जो होती है, क्या कोविड वार्ड में जिस तरह से आप लोग ड्यूटी करते हैं, पीपीई किट और तमाम पहन के, म्यूकर के केसेस में उतना ख्याल रखा जाता है? म्यूकर के वार्ड में क्या होता है, वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, कैसा होता है वो? देखिए, 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे कोविड जो बीमारी है, ये कंटेजियस है या कम्युनिकेबल कह लीजिए, कि मेरे से आपको हो सकता है। लेकिन म्यूकर माइकोसिस ऐसा बीमारी नहीं है कि अगर मुझे म्यूकर माइकोसिस है तो आपको म्यूकर माइकोसिस हो जाएगा।
जो हमारे पास पेशेंट आते हैं या जो अभी तक आए हैं हमारे पास, उनको कोविड का हिस्ट्री रहा है, मान लीजिए 30 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो अभी नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब पेशेंट अगर 15-20 दिन हो चुका है कोविड का, तो वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। उसका मतलब आपसे उसको इन्फेक्शन या मुझसे किसी और को इन्फेक्शन नहीं हो सकता पेशेंट को। तो उन पेशेंट को हम अलग सेग्रीगेट करते हैं। तो वहाँ पे हम पार्शियल पीपी डाल के, मतलब कंप्लीट पीपी किट्स नहीं डालते हैं, पार्शियल पीपी किट डाल के, जैसे आप लोगों ने प्रोटेक्शन ले रखा है, तो इसी तरीके से प्रोटेक्शन लेके उनका बिल्कुल वैसे ही केयर होता है जो किसी भी सर्जिकल वार्ड में रहता है, जो रूटीन डेज में होता है। तो वहाँ पे बिल्कुल उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फ़र्क ये है दूसरे जो सेग्रीगेट किए पेशेंट्स में और इन पेशेंट्स में, कि ये वाले पेशेंट जो हैं हमारे पास, जिनको 20 दिन गुजर गया है बीमारी को, उनके अटेंडेंट्स उनको मिल पाते हैं, उनकी केयर कर पाते हैं। जो हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो अभी भी एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस है, वहाँ पे हम अभी पेशेंट अटेंडेंट्स को अलाउड नहीं करते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं ये एक उनका कंप्लेंट भी रहता है कि हमें पेशेंट से मिलने दिया जाए, तो सेफ्टी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो अटेंडेंट्स हैं वो उस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर फॉलो करता है। लेकिन फिर भी कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, मिलना चाहता है, तो हम उसे पूरा प्रोटेक्शन देके पीपी किट्स देके उनको अलाउ करते हैं मिलने के लिए। तो एक यही फ़र्क है, लेकिन केयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस हमें भी ये समझ आता है कि पेशेंट अगर अपने अटेंडेंट से मिलता है, अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलता है, तो ही फील गुड अबाउट इट। पर एक ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनको म्यूकर भी है उनको अलाउ करें अटेंडेंट से मिलने के लिए। तो वो कोविड पॉजिटिव वार्ड की तरह ही फंक्शन करता है बिल्कुल। अच्छा, कितने म्यूकर के पेशेंट्स को आपको वो करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है? कितने परसेंट ऐसे केसेस होते हैं? ये तो एक्सटेंट पे डिपेंड करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड तो समझ में आ गया होगा आपको केसेस देखकर। देखिए, ऐसा है कि जो म्यूकरमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है, आप ऑपरेट करते हैं और उसके बाद उसको एम्फोटेरेसिन दवा चलती है। एम्फोटेरेसिन दवा मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चलता है। और ये हम सभी मरीज़ों को बताते हैं कि जैसे मरीज़ डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्टार्ट नोज़ से होता है, लेकिन ये पेशेंट की आई में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। तो आई में जाता है तो विजन लॉस कर देता है, पेशेंट को उस आँख से दिखता नहीं है। ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट पैरालिसिस की तरह आता है, इन्फार्क्ट की तरह प्रेजेंट करता है। अच्छा, पैरालिसिस जैसा दिखता है अगर ब्रेन तक पहुंच जाए? जी, ब्रेन तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये लोकली डिस्ट्रक्टिव है, स्प्रेड करता रहता है कंटिन्यूसली और बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। पेशेंट किसी भी स्टेज में आता है, मान लीजिए बहुत अर्ली आ गया या फिर इन्फार्क्ट के साथ भी आ गया, तो जितना जल्दी पेशेंट ऑपरेट हो सके और जितना फास्ट उसको मेडिसिन ले सके, तो उस पर उसका आउटकम डिपेंड करता है। अर्ली डिजीज़ है, जल्दी डायग्नोस हो गया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है और पेशेंट बहुत अच्छा आउटकम रहता है। लेकिन डिलेड डिजीज़ भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आउटकम ख़राब हो जाता है। आप कितना जल्दी और कितना अग्रेसिवली उसको ट्रीट करते हैं, आउटकम उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और यकीनन बीमारी पहले भी, कोविड से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और पहले भी बीमारी डेडली थी, तो भी सेम प्रोटोकॉल रहता था और अभी भी सेम प्रोटोकॉल रहता है। तो जितना जल्दी आप इसको सर्जरी करेंगे और जितना जल्दी इसको ट्रीट करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। हमारे पास अभी तक 180 पेशेंट जो टोटल अभी तक म्यूकरमाइकोसिस या सस्पेक्टेड म्यूकरमाइकोसिस वाले आ चुके हैं, और अभी उसमें से 142 आई थिंक करंटली अभी हमारे पास एडमिटेड हैं, जिसमें से अराउंड 100 पेशेंट वी हैव ऑपरेटेड, मोर देन 100 पेशेंट वी हैव ऑपरेटेड। में से आपको 100 ऑपरेट करने पड़े हैं? आपको मतलब म्यूकरमाइकोसिस का हर पेशेंट ही ऑपरेट होगा सर। ओके। हाँ जी, मतलब म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट ही यही है कि आपको सर्जरी करना है। सर्जरी जो उसका होता है बहुत सर्जरी का मतलब है कि उसको आपको जो भी एरिया नेक्रोस हो गया, डिब्राइड मतलब जो काला दिख गया उसको निकालना है, और उसके बाद आपको मेडिसिन देनी है ताकि वो डिजीज़ आगे ना फैले। जी। अच्छा, हम एक्सटेंट पे तमाम चीज़ों पे बाद में आएंगे, लेकिन किस एक्सटेंट तक की सर्जरी कर चुके हैं आप लोग? किस एक्सटेंट तक का मरीज़ को क्या क्या गंवाना पड़ा है नेक्रोसिस के उसमें? देखिए, क्योंकि ये बीमारी स्टार्ट हमारी नोज़ से होता है बीमारी, तो विज़न बहुत जल्दी चला जाता है मरीज़ का, आँख बहुत जल्दी चला जाता है। तो कई बार जैसे जो कालापन आपको शरीर नाक के आसपास दिखता है, जैसे आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, तो वैसे ही वो डिजीज़ पूरे आँख में चली जाती है। भले ही आँखें से
आगे से देखने में लगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे सारी नर्व वगैरह होती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्ट्रक्चर पास करते हैं, वो सारा ब्लैक हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट में हमें आई जो पूरे कंटेंट्स हैं वो निकालने पड़ते हैं, ऑर्बिटल एक्सेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, तो उसको पूरा निकालना पड़ता है। हाँ, आँख मतलब जैसे आँख है, आँख में मसल्स भी होती हैं हमारी, फैट भी होता है, तो सारा का सारा उस हिस्से को निकालना पड़ता है जी। अच्छा, मैं अब एक स्टेंट पे आता हूँ। जी जी। मैं कुछ रेफरेंसेस के साथ जानना चाहता हूँ इसको, अगर फोटोग्राफिक रेफरेंसेस हो, जी जी। कि जो म्यूकर के केसेस हैं, हाँ जी हाँ जी। सबसे लोवेस्ट एक्सटेंट तक किस तरह से मिलते हैं आपको, मतलब सबसे कम एक्सटेंट तक किस हालत में मिले हैं आपको? इसमें मैं आप एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारे जैसे पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल्स हैं या पेरिफेरी में जो हमारे डॉक्टर्स जो ट्रीट करते हैं, उन्होंने सारे अपने रिसोर्सेज अपने कोविड में झोंक दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ENT पर्सन भी है जो ऊपर पहाड़ पे बैठ के ऑपरेट करता था या देखता था मरीज़ों को, तो उनके सारे रिसोर्सेज कोविड मैनेजमेंट में चले गए हैं। अब उनके पास म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट आते हैं, तो ENT फ्रेटर्निटी, जैसे फॉर एग्जांपल ENT डॉक्टर्स का हमारे आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशंस होता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। उनके पास अभी प्रेजेंटली इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारी तरफ से पूरा ये सपोर्ट रहता है कि म्यूकर है या नहीं है, आपको पेशेंट भेजने नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बड़े सेंटर पे इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है इसको देखना। भी बनती है, और मुझे लगता है कि खैर वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हैं आज के समय में, क्योंकि सारा का सारा जो उनके रिसोर्सेज हैं सारा उसमें लग रहा है, तो वो उसमें चले जाते हैं, तो म्यूकर को वो इतना अच्छी डील नहीं कर पाते हैं। तो अभी जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले, अभी मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है यहीं पे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्या उसमें डायग्नोसिस के लिए आपको नेज़ल एंडोस्कोपी करना पड़ता है। हाँ, नाक में आपको दूरबीन डाल के देखना पड़ता है कि क्या एरिया नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ भेजा सुबह सुबह और मुझसे पूछा कि सर क्या ये आपको लग रहा है म्यूकरमाइकोसिस? तो हमने ओपिनियन दी कि आप लग रहा है और आप इसे तुरंत भेज दीजिए, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो वो सुबह उन्होंने बोला था, तो अब तक वो पहुँच भी गया है, पहाड़ से ऊपर से आता है मरीज़। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है हमने, हाँ वो दिखा सकते हैं, ज़रूर दिखा सकते हैं, क्योंकि एंडोस्कोपी पिक्चर्स जो हैं ये इनको इंटरप्रेट करना भी एक ENT सर्जन ही चाहिए आपके लिए ना। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे नोज़ का नाक का अंदर का हिस्सा है जो एंडोस्कोपी से उन्होंने कैप्चर किया है। जो ये आपको रेड रेड लग रहा है ये सारा नॉर्मल हिस्सा है, और ये जो है ये ब्लैकनिंग होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये काला हिस्सा होना स्टार्ट हो गया है। तो ये है कि दूरबीन से बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस में इसका पता चल जाता है। अब इसको डिब्राइड करना पड़ेगा। डिब्राइड मतलब इसको हटाना पड़ेगा, इसको जो नेक्रोज हो गया हिस्सा, जो गल गया हिस्सा, उसको निकालना पड़ेगा, और आपको एम्फोटेरेसिन दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि इसको आगे स्प्रेड होने से रुक जाए। मैं पूछना चाह रहा था, जी जी, ये जो हिस्सा होता है जो नेक्रोज कर गया जिसको आप कह रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, वो हिस्सा आपके टेक्सचर में कैसा होता है? क्या वो सख्त हो जाता है, जैसे घाव की पपड़ी होती है वैसा, या वो पल्पी हो जाता है, गला हुआ घाव जैसा हो जाता है? देखिए जैसे इसी फोटोग्राफ में आप देखें, जो ये आपका पिंक कलर जो दिख रहा है, ये नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है, नोज़ में जैसे दिखना चाहिए वो ये नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन ये जो ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है, ये हिस्सा गल गया है, तो ब्लैक वैसे ही दिखता है। तो जैसे घाव हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कईयों के गैंग्रीन हो जाता है फुट में, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन्स हो जाती हैं, जैसे हाथ का ब्लड सप्लाई चला जाता है तो काला हो जाता है हाथ, तो वो भी नेक्रोसिस, वहीं पे भी नेक्रोसिस हो रहा है और यहाँ पे भी नेक्रोसिस हो रहा है। तो एकदम काला पड़ जाता है, क्योंकि इसलिए काला पड़ जाता है क्योंकि उसकी खून की ब्लड सप्लाई बंद हो चुकी है, वो एरिया में अब ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। मतलब अंदर का म्यूकस वाला टिश्यू है तो हो सकता है वेट हो, जी 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 जी, बाहर के ऊपर वो स्किन हो तो सकता है वेट ना हो। बेसिकली क्या करता है, फंगस स्प्रेड करता है और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी एरिया जहाँ पे भी वो स्प्रेड करता है वहाँ की ब्लड सप्लाई को कट कर देता है और वो टिश्यू मर जाता है। तो मरने के बाद जैसे आप स्कैब भी बता रहे हैं, जो से पपड़ी जमता है, तो वो भी बेसिकली डेड टिश्यू ही है। तो डेड टिश्यू वो हमें ब्लैक नज़र आता है उस चीज़ में।
जी अच्छा, ये तो मतलब आप बता रहे हैं, मतलब अब मेरे हिसाब से मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जी जी लेकिन मैं इसको देख के कह सकता हूँ थोड़े हिसाब के, थोड़े से ठीक करने के, थोड़े से ऑपरेशन के बाद, थोड़ी सी दवाइयों के बाद ये सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। जी मैं वैसे बताऊं, जैसे ये डिज़ीज़ है जो जो डॉक्टर साहब ने भेजा है, तो उन्होंने बहुत अर्ली खुद डायग्नोस किया, हमसे कम्युनिकेट किया जी। और उसके बाद इसका जितना जल्दी सर्जरी हो जाए, जितना जल्दी इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो बहुत अच्छा आउटकम है। तो सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से और कितना जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं। तो हमारे में यही कहते हैं कि जो म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट ही तब स्टार्ट हो जाता है जब आप इसको सस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि म्यूकरमाइकोसिस ना निकले, अगर नहीं निकलता तो बहुत अच्छी बात है, अगर निकलता भी है, आपने बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया है, तो उससे पेशेंट के आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं जी। अच्छा, ये तो लोएस्ट वो है, जी लोएस्ट एक्सटेंट तक है। लार्जेस्ट एक्सटेंट तक किस किस कंडीशन में आए हैं लोग आपके यहाँ? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी हैं, जैसे कि हमारा म्यूकरमाइकोसिस वार्ड है, तो अभी करंटली हमारे पास 6 म्यूकरमाइकोसिस वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे पोस्ट सर्जरी पेशेंट रखे हुए हैं हमने, या फिर पेशेंट फ्रेशली एडमिट हुए हैं। 16 बेड हमारा बीच में एक एरिया है, डिमार्केटेड एरिया है, जहाँ पे हमारे पास सिक पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ता है या एचडीयू का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पेशेंट्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट हमारे पास अभी भी अच्छे स्टेज में आते हैं। तो 16 बेड में भी अभी आज के टाइम में 14 बेड्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं, 2 बेड खाली हैं। तो वो पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। पर ऐसे पेशेंट सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस की वजह से नहीं है, क्योंकि उनको कोविड की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं साथ में। तो हमने अपने म्यूकर वार्ड को एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर देने के लिए एक, जैसे एक जनरल सर्जरी वार्ड होता है उस तरीके से भी बनाया है, और उसमें हमने बाकी एनेस्थीसिया लोगों को मिला के और बाकी टीम मेंबर्स को मिला के भी एक ऐसा एरिया भी तैयार किया है ताकि उनको क्रिटिकल केयर भी मिल सके पेशेंट्स को अगर ज़रूरत है तो। क्या मतलब मैं उस चीज़ को ब्लर ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, अपनी स्क्रीन पर लोगों को असुविधा ना हो। क्या कुछ एक्सट्रीम केसेस के रेफरेंस होंगे आपके, फोटोग्राफिक रेफरेंस आपके पास होंगे? वो आप मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड के लिए हाँ, आप अपनी रिपोर्ट के लिए और अपनी कंसल्टेशन के लिए। जी हम यूजली क्या होता है, जैसे हम कोई भी सर्जरी रूटीन डेज में भी करते हैं, तो हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखते हैं कि हमने क्या पेशेंट का सर्जरी किया, क्या इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग था उसके। तो जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें ये जो पेशेंट था इसका पूरा आई निकाल दिया गया है, और ये जो मैक्सिला होता है, ये वाला हिस्सा होता है, वो निकाल दिया गया है। ये आँख की निचली हड्डी जो होती है। हाँ जी, ये जो पूरा अपर वाला हिस्सा होता है इसको निकाल दिया गया है। और ये जो ब्लैकनिंग हमें कुछ दिख रहा है, ये ब्लैकनिंग बेसिकली स्कल बेस होता है। स्कल बेस बोलें तो एक पार्टीशन है नोज़ और ब्रेन के बीच में, तो इसमें ये हिस्सा भी इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन ये हमने नहीं निकाला इस पेशेंट में। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट, तो सर्जरी उसी पे डिपेंड करता है कि क्या प्रेजेंटेशन है पेशेंट का। जी कितने चांसेस होते हैं इस तरह के एक्सट्रीम केसेस के सर्वाइवल के? मैं इस पेशेंट्स में अगर आपने बहुत, जैसे आप सर्जरी पता है मेरे सवाल बहुत वैज्ञानिक नहीं होंगे, फिर भी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है और अभी भी जो हम कर रहे हैं, पेशेंट को अगर फंगल इन्फार्क्ट भी हो जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है, इवन देन पेशेंट का आउटकम अच्छा होता है, प्रोवाइडेड कि आप उसका केयर बहुत अच्छा करें, आप उसको एम्फोटेरेसिन बहुत अच्छे से दें। अगर आप केयर नहीं कर पाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं कर पाते हैं, एम्फोटेरेसिन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आउटकम अच्छा नहीं होता है। तो सर्जरी एक पार्ट है मैनेजमेंट का। जैसे हमारा टीम भी है, जैसे हमने म्यूकर वार्ड बनाए, तो वहाँ पे सिर्फ एक ईएनटी सर्जन नहीं रहता है, मतलब मुझे लगता है कि एक पर्सन कर भी नहीं सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहता है, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं, मेडिसिन पीपल रहते हैं, न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स भी रहते हैं। तो ये पूरा टीम मिलके कॉम्प्रिहेंसिव केयर करता है। तो जैसे ये मरीज़ होते हैं जो हमारे पास आते हैं, तो इनकी ब्लड ग्लूकोज, जो हमारा जो शुगर लेवल्स होते हैं, वो हर एक के मोस्टली डिरेंज होते हैं। ऊपर ही ज़्यादा होता है, अधिकतर जी, बहुत ज़्यादा सब होता है। ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे पेंडेमिक से भी पहले जो म्यूकरमाइकोसिस होता था, रीजन वही है, स्टेरॉइड वगैरह वाला, स्टेरॉइड या हाई ब्लड शुगर। जी, जैसे अभी तो कोविड पेंडेमिक है, कोविड पेंडेमिक से पहले भी जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे कि डायबिटिक का पेशेंट है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस होता ही है।
और म्यूकरमाइकोसिस आप समझें तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह प्रेजेंट है, अभी हवा में प्रेजेंट है, रेत में भी प्रेजेंट है, तो मिट्टी का भी नॉर्मल है, लेकिन वो पेशेंट की करंट इम्यून लेवल पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अब बहुत सारे लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराते, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहता है, वो या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या उनके पास इतना एजुकेशन नहीं है कि किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाए। तो जो जैसे हमारे पास पेशेंट आए भी हैं, जैसे हमारे पास 180 पेशेंट्स आए हैं जो हमारे खुद के पेशेंट्स हैं, जो हमने यहाँ पे ट्रीट किए हैं, तो हार्डली 1-2 पेशेंट ऐसा ही है, और 1-2 पेशेंट भी वो हैं जो बाहर से ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे पास आए हैं। हमारे खुद की ट्रीटमेंट की वजह से किसी पेशेंट में ऐसा नहीं हुआ है कि उसको म्यूकरमाइकोसिस हुआ हो। तो बहुत कॉमन फैक्टर है इसमें कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज जो है डीरेंज है, और हमारे पास मोस्टली पेशेंट वही हैं जिन ब्लड शुगर्स हैं जो डीरेंज थे। तो इसलिए हमें बाकी टीम्स की भी हेल्प चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए, मेडिसिन स्पेशलिस्ट का हेल्प चाहिए, ताकि उन सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अच्छा, मैं वो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पेशेंट्स किस तरह के सवाल पूछते हैं आपसे अपने केसेस को लेकर? जो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सर क्या जाएगा, कितना नुकसान होगा, इस तरह की बातचीत होती है आपसे कैसा? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, इमरजेंसी में आता है, उसका एक विज़न चला गया है आई का, और डिजीज़ इतना फैल गया कि उसका आई बिल्कुल नेक्रोज होना स्टार्ट हो गया, मतलब गलना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बताते हैं कि आपका जब सर्जरी होगा तो ये पूरा हिस्सा निकाला जाएगा आपका। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे भी ये बात करेगा तो बड़ा ही भयावह स्थिति है कि कोई मुझे बोलने कि आपकी एक आंख निकाल दी जाएगी या आपका ये चेहरे का ये हिस्सा निकाला जाएगा, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो हम पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बताएं तो डेडली सिचुएशन है आपके लिए, और यही इलाज है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कोई। अगर मैं सिर्फ दवाई भी दूंगा तो भी बीमारी नहीं रुकेगी, तो मुझे सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो हम उस चीज़ में अच्छे से समझते हैं कि पेशेंट के लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है, साइकोलॉजिकली एक बहुत ट्रॉमा होता है पेशेंट के लिए। पर ये कि अब हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, हमारे पास कोई वे आउट है नहीं कि मैं मतलब पेशेंट भी हमारी तरफ से यही सोचता है कि या अब हम कुछ ऐसा करें कि पेशेंट का जान बच जाए, और हम भी ये सारी चीज़ें करते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट की मेंटल कंडीशन देख लें, पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट देखें कि कितना सपोर्ट उसे मिल रहा है। और यूजुअली पेशेंट्स से ये सारे कंसर्न रहते हैं, पर मुझे लगता है कि जैसे आजकल की सिचुएशन चल रही है, तो कैसे बताएं इसको, तो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा होता है और ऐसे पेशेंट्स आते हैं और यंग पेशेंट्स आते हैं, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि इतना मॉर्बिड सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जितना कम इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑप्शन रहता है एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो उसमें पूरा डिजीज़ रिमूव नहीं हो पाता है कई बार, और जैसे आँख पूरा ख़राब भी हो गया या किसी का स्किन ही यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो उसमें फिर आप मिनिमल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। जो हिस्सा सामने से दिख रहा है कि गल गया है उसको तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो उसमें यही है कि मान लीजिए पेशेंट सब ठीक हो भी जाता है तो हम उनको कंसल्ट करते हैं, सब बढ़िया निकल जाता है, आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का भी पूरा सपोर्ट है। तो फ्यूचर में फिर हम उनको ऑप्शंस देते हैं कि आज तो ये सिचुएशन है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे तो 3-4 महीने के बाद इस एरिया को बेटर किया जा सकता है। एम्फोटेरेसिन बी जी, उसकी अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है अभी? देखिए जब स्टार्ट हुआ था पेंडेमिक तो थोड़ा क्राइसिस था, 3-4 दिन के लिए थोड़ा बहुत क्राइसिस था, लेकिन उस टाइम भी हमें जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट से हमें सप्लाई मिल रहा था, मतलब लिमिटेड सप्लाई था लेकिन सप्लाई था। लेकिन उसके बाद अभी हमें सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब आई थिंक 10 दिन हो गए हैं, तो 3000 वायल्स मिले एम्फोटेरेसिन का, और हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, और एम्फोटेरेसिन और आने भी वाला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से।
तो आज हमारे पास एम्फोटेरेसिन बहुत है, इतना सफिशिएंट है कि भगवान ना करे अगर 100 पेशेंट और भी आते हैं तो वी हैव अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ एम्फोटेरेसिन टू ट्रीट ऑल दोस पेशेंट्स। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी बातचीत का, मतलब सिर्फ नाक से तो शुरू नहीं होता होगा, सिर्फ नाक से ही शुरू नहीं होता होगा, म्यूकर का केस कुछ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी होता था होगा, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो उसका क्या एक्सटेंट है, और इससे ही जुड़ा एक सवाल है कि हाउ टू डिसाइड दिस इन्फेक्शन इज नॉट म्यूकरमाइकोसिस, और इसमें वो भी जोड़ लीजिए जो वाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं क्या क्या फंगस वो भी चल रहा है ना, तो वो सब जोड़ लीजिए कि क्या घर पे बैठा आदमी कैसे डिसाइड करे। अभी मुझे मेरा केस बताऊं, मुझे 15 दिन पहले आँख में इन्फेक्शन हुआ जी। राइट आई में, और आँख एकदम वो सूज जाती है ना, जैसे स्वेलिंग आ गई, पानी आना, कीचड़ आना, जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उसने वो सब पूछा मुझसे कि स्टेरॉइड चला क्या, कोविड हुआ था क्या, शुगर था क्या तुमको, सब पूछा उसने, डॉक्टर ने मुझसे। तो मैंने बताया कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो देन ही सॉ दैट एंड दवाइयाँ दिया, नाउ आई एम सेटल्ड, ठीक है। तो बट मुझे डर लगा था, हाँ मुझे डर लगा था, मैं सही से बताऊँ, इतना खबरें देख के डर लगा था। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए एक जवाब आपका। देखिए, जो आपके डॉक्टर साहब ने आपसे जो सवाल पूछा कि आपको कोविड हुआ था, आपने स्टेरॉइड लिया, आपने डायबिटीज़ हुआ था नहीं हुआ था, देखिए अभी तक जितने म्यूकर के केसेस आ रहे हैं, जो हमारी समझ है वो यही है कि ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 है, उसमें एक सीरम फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, और आयरन, आप मान के चलिए आयरन जो वो फंगस है उसका एक खुराक की तरह है, दूसरा खुराक उसका शुगर है, आपका हाई शुगर लेवल है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस ऐसे बने कि म्यूकरमाइकोसिस बहुत जल्दी से फैलने लगा पेशेंट्स में। तो हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं मरीज़ों से कि आपको कोविड था कि नहीं था, आपने उसमें शुगर, आप शुगर के मरीज़ तो नहीं हैं, और अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है वो ट्रीटमेंट सुपरवाइज्ड है कि अनसुपरवाइज्ड है। फॉर एग्जांपल आपने स्टेरॉइड लिए हैं, जैसे हम भी स्टेरॉइड देते हैं, और स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट, प्रूवन ट्रीटमेंट भी है म्यूकरमाइकोसिस मतलब कोविड का। लेकिन जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो आपको पेशेंट का सारी मॉनिटरिंग अच्छे से रखनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली स्टेरॉइड लेने से शुगर बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है और उसको कंट्रोल में भी रखना पड़ता है कि शुगर्स ना बढ़ें पेशेंट के। तो अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स एक तो ये नहीं है, तो बड़ा अनलाइकली है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस होगा। जैसे आपका एग्जांपल है, वो इट वाज अ सिंपल आई इन्फेक्शन, क्योंकि आपके इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। हमारे पास जब पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल उसको कभी कोविड रहा भी है और वो कभी शुगर का मरीज़ नहीं था और शुगर कभी रेंज भी नहीं था, तो हम हाई सस्पिशन लगता है, तो हर पेशेंट में हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसे बोलते हैं हम KOH स्मीयर, या सिंपल भाषा में बोलें कि फंगल स्मीयर होता है। तो उसमें हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम जो भी, जैसे ये एरिया, जैसे मैं आपको फोटोग्राफ दिखाया, तो ये हमें लगता है कि ये एरिया ख़राब है, तो उस एरिया से हम एक स्पेसिमेन लेते हैं और स्पेसिमेन को माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो वो हमें बताता है कि आर्किटेक्चर कैसा है, जो उसमें फंगाई है उसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो उसके बेसिस पे हमारा डायग्नोसिस एक मूव करता है कि हाँ ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है जी। तो जैसे ही वो हमें बताते हैं तो फिर हम फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और ये ब्लैक, वाइट फंगस, येलो फंगस की तमाम चीज़ें जो चली हैं आजकल, देखिए हमारे पास अभी 5 केसेस ऐसे थे जिसमें ड्यूल इन्फेक्शन था। उसमें ड्यूल इन्फेक्शन भी क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ KOH स्मीयर पे था। KOH स्मीयर को क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि किस तरह का फंगाई है। तो जैसे कैंडिडा होता है, यीस्ट इन्फेक्शन होता है कैंडिडा, वो आपने देखा भी हो कई लोगों को कि जब जबान होती बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, तो लोग उसको एक वाइट फंगस की तरह इंटरप्रेट करते हैं। एग्जैक्टली वाइट फंगस है कि नहीं है, जब तक वो चीज़ें कल्चर में ग्रो ना करें। जैसे आपने सुना होगा कि पस कल्चर्स होते हैं, एंटीबायोटिक, उसमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो उसी तरीक़ा की फंगल कल्चर्स होते हैं, जब तक फंगस ग्रो ना करे उस पर स्पेसिफिक टाइप का, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये कौन सा स्पीशीज़ है। तो मुझे लगता है कि मिसनॉमर्स ज़्यादा हैं, जैसे ब्लैक फंगस भी है कि मिसनॉमर है, ब्लंग वो, हाँ वो एक्चुअली में ब्लैक नहीं होता है फंगस, लेकिन क्योंकि स्किन नेक्रोज होने लग जाता है तो इसलिए लोग उसे ब्लैक फंगस बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ड्यूल इन्फेक्शन ज़रूर हैं, लेकिन वो वाकई में ड्यूल इन्फेक्शन नहीं है, तो वो कल्चर्स पे जब ग्रो होगा तभी पता चलेगा।
तो मैंने मतलब न्यूज़ में पढ़ा था मैंने, येलो फंगस भी है, वो भी है। तो जब तक स्पीशीज़ टाइपिंग ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फंगाई एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जैसे बैक्टीरिया बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फंगाई में बहुत सारी आगे उनके ऑर्डर्स होते हैं ग्रुप, और उसमें जो जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है एक स्पीशीज़ ही है। तो उस ग्रुप में कोई और स्पीशीज़ का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, नहीं कॉज कर रहा है, तो वो आपको कल्चर पे ही पता चलेगा। तो हमारे पास तो अभी ड्यूल इन्फेक्शन के 3-4 केसेस हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, पैथोलॉजिकल एविडेंसेस अभी एस्टैब्लिश होने बचे हुए हैं। आपको एविडेंस चाहिए है, और पैथोलॉजिकल एविडेंस तो होता ही है। कई बार क्या होता है कि आपका केएच पे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आपने फंगल स्मीयर, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पेशेंट को है, तो हम हर पेशेंट का पैथोलॉजी स्पेसिमेंस भेजते हैं। तो पैथोलॉजी वाले फिर हमें कंफर्म करते हैं कि जी हाँ, ये इट इज़ अ म्यूकरमाइकोसिस। अरे मैं यहाँ पे बता दूं लोगों को कि म्यूकरेला जो है ऑर्गेनिज्म उससे बना हुआ है। म्यूकरेला एक ग्रुप है, उसमें एक राइजोपस ऑरियस है जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है। माइकोसिस तो माइकोटा से बना हुआ है, जो फंजाई को कहते हैं। माइकोटोमा जो जिसे बोलते हैं, माइकोसिस ग्रुप होता है, तो फंगाई को माइकोसिस भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन को। और वैसे भी बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शंस, पर यह कि अब सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हैं कोविड की वजह से कि उसका इंसिडेंस एकदम बढ़ गया है। सही, डॉक्टर अमित थे हमारे साथ म्यूकरमाइकोसिस को थोड़ा सा डिकोड करते हुए सिंपलर टर्म्स में, सिंपलर तरीकों से इलाज कैसे होता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, बाद का मैनेजमेंट कैसे होता है, इन सब बातों में बात कर रहे थे। मैं और जेरी लगे हुए हैं आपके लिए खबरें लाने में। अपना ख्याल रखिएगा और अपना इलाज खुद से मत करिएगा, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।